कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो आनुवंशिकता है, ये क्या चीज़ है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं? क्यों ये हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है? और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जिसके लिए हमें एक अलग से विज्ञान की शाखा को बनाना पड़ा, जिसके अंतर्गत हम जीवों के लक्षणों को और उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, उन सबको पढ़ने के लिए जो है ये बनाया गया। आपने देखा होगा कि कभी-कभी आपके फ्रेंड सर्किल में आप कभी भी कहीं किसी के पास जाते हैं तो या अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो आप उनको देख के कुछ गेस कर लेते हैं कि भाई ये उनका भाई होगा, ठीक है? या फिर ये लड़का जो है किसी व्यक्ति का किसी स्पेशल व्यक्ति उनका बेटा है या ये उनकी बेटी है। हुँ, आप ये सब देख के उसके चेहरे से देख के आप बता देते हो कि ये भाई फलाने का लड़का है, ठीक है? कभी-कभी होता है अरे यार आपका जो आपकी जो फेस कटिंग है, आपका जो चेहरा है वो क्या उनके जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ वैसे कुछ कहीं उसके आप भाई-वाई तो नहीं हो? कहते हैं हाँ भैया आपने सही पहचाना, मैं उनका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ। ये सारी बातें आती हैं। तो उसी तरह से कुछ हमारे शरीर के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या यूँ कहें कि हमारे माता-पिता के लक्षण जो उनके बाद हम तक आते हैं या हमें दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं और इन्हीं लक्षणों का एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में वही कहते हैं ना कि दादा-परदादा, परदादा से दादा, दादा से फिर उनके बेटे से उनके बेटे, हैं? दादा सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या दादा ग्रैंडफ़ादर जिसको हम बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर यानी परदादा, तो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर उसके बाद ग्रैंडफ़ादर, फिर फ़ादर, देन उसके बाद उनका सन या उनका लड़का जो है। तो ऐसे में देखेंगे कि कई सारे कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी के बाद दूसरे में धीरे-धीरे चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई किसी लोगों को उनके कान में बाल होते हैं, ठीक है? एकदम बड़े-बड़े बाल होंगे, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर ऐज के बाद उनके जो बेटे होते हैं, उनमें भी कान के बाल बड़े-बड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों में जो है होते ही नहीं। कुछ लोगों के आप देखोगे कि ये जो कानों की डिज़ाइन है यहाँ पे, पिन्ना वाली जो मसल्स हैं, उनका भी आकार अलग होता है। कुछ लोगों में एकदम लटका रहता है, कुछ लोगों में थोड़ा-सा कट रहेगा, कुछ लोगों को एकदम सर्कल होता है। हुँ, तो ये सब क्या होता है, उनमें एक पीढ़ी से पीढ़ी चलता आ रहा है कि एक जनरेशन मतलब उनके परदादा को हुआ होगा, फिर वही कान वाला लक्षण उनके बेटे अर्थात दादा को हुआ, फिर उनसे उनके बेटे को हुआ, फिर ऐसे ये चलता रहता है। हुँ, तो इन लक्षणों के आधार पे हम ये बता देते हैं कि भाई ये उनके खानदान का है। हुँ, तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ लक्षण होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रहते हैं। कुछ बीमारियाँ भी ऐसी होती हैं, जो कहते हैं भाई उनके खानदानी चल रहा है, उनके दादा को था, उनके परदादा को था, उनकी माँ को था, तो फिर उनके बच्चे को हो गया। तो ऐसी बीमारियाँ या ऐसे कुछ लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। अर्थात हेरिडिटी। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कॉल्ड हेरिडिटी। हुँ, उसके बाद फिर आता है हमारा इसी का दूसरा ब्रांच आता है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स जो होता है उसके अंतर्गत जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उनके लिए एक ब्रांच बना दी गई कि इसकी हम स्टडी करेंगे। यानी ये जो आनुवंशिक लक्षण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उनके अध्ययन के लिए विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान की जो अन्य शाखा है, जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं या आनुवांशिकी कहते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं, आनुवांशिकता हमें इसका क्या हमारे जीवन में उपयोग क्या है? इससे क्या परिवर्तन होते हैं? क्यों ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं? तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। और इससे हम अपनी पीढ़ी को सुधार सकते हैं, यानी हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनमें हमारे लक्षण धीरे-धीरे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जो है जानवरों में जो क्रॉस होता है या फिर हम जनन की बात करें, तो जनन के द्वारा जब 2 स्थान के, 2 कम्युनिटी के लक्षण आपस में मिलते हैं, तो उनका जो डीएनए होता है,
वो आपस में मिक्स होके उनकी संतानों में जाता है, जिससे कि 50% जो लक्षण होते हैं वो उनकी संतान में जाता है और इस तरह से जो संतान उत्पन्न होती है वो अलग होती है, थोड़ा-सा उसमें परिवर्तन होता है और कुछ लक्षण उनके पिताजी के, कुछ मम्मी के और ये दोनों मिलके एक नया लक्षण बना लेते हैं, क्योंकि भाई 2 अलग-अलग चीज़ें थी, उसको मिला के हमने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो इसी तरह से सभी जीवों में ये सारी चीज़ें होती रहती है और ये बहुत लंबे समय यूँ कहें कि जो हमारा जैव विकास था, इवोल्यूशन में भी ये कहीं न कहीं हेल्प करता है, ताकि आपकी पीढ़ी सुधर सके। तो चलिए देखते हैं आनुवांशिकता या हेरिडिटी। पहले तो ये होता क्या है? आनुवंशिकता या इसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी। तो सबसे पहले अगर आनुवंशिकता की बात करें, तो इसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना है? कुछ पॉइंट्स ये देखने हैं हमारे जो आनुवांशिक लक्षण है, ठीक है? आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षण। तो सबसे पहले ये आता है कि जो हमारी आनुवांशिक लक्षण है, तो आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण का मतलब है कि जो आपके कैरेक्टर्स है, जो आपकी प्रकृति, जो नेचर है, उसके बिहाफ पे आप डिसाइड करते हो कि भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं या वो बहुत खूबसूरत है या बहुत काले हैं, या उनके बाल घुंघराले हैं, तो उनके बच्चों में भी हुआ, या वो गंजे हैं, तो उनके बच्चे भी क्या हुआ, गंजे उत्पन्न हुए। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से, ठीक है, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। हुँ, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको हम आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो आनुवांशिकता आती है, तो आनुवांशिकता में जब पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिकता की बात करें, आनुवांशिकता में जब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण हो, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण, ठीक है, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। और आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण जो आनुवांशिकता में भाग लेते हैं, वे लक्षण वे लक्षण जो आनुवांशिकता में प्रयोग होते हैं या भाग लेते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उस लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। और आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। ये तो हो गया हमारा आनुवंशिकता। अब अगर हम आनुवंशिकता की शाखा की बात करें, या जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। तीसरा जो आपका पॉइंट होगा, क्या होगा? आनुवांशिकी। तीसरा क्या आपका? आनुवंशिकी। थोड़ा सा हिंदी वाला है। आनुवंशिकी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अब आनुवंशिकी क्या होता है? तो इसमें क्या आता है कि वह जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक। ठीक है, आनुवंशिकी। तो
स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स बोल सकते हैं हम, स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी अबाउट द जेनेटिक कैरेक्टर्स कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, जो भी अनुवांशिक लक्षण है उनका अध्ययन करना ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक्स कहलाता है। या अनुवांशिकी की बात अगर करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे अनुवांशिकी की बात। अब अगर हम जो जेनेटिक्स है ये इस वर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है उन्होंने विलियम बेटसन नामक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो जो जेनेटिक्स वर्ड है, जेनेटिक शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया, प्रयोग किया गया विलियम बेटसन। विलियम, ठीक है, विलियम बेटसन ने सर्वप्रथम जो है अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया और इस अनुवांशिकी को सबसे ज्यादा जो प्रचलन में दिया गया कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको काफी बढ़ावा दिया या बहुत ही अहम योगदान दिया। ठीक है, उनका उस महापुरुष का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो भाई जेनेटिक्स के जो जेनेटिक्स वर्ड है सबसे पहले तो विलियम्स बैटसन ने किया, लेकिन इसकी प्रचार प्रसार या इसके बारे में बढ़िया से अच्छे से जो इसका अध्ययन किया वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने क्या किया कि अनुवांशिकी पे पूरा अध्ययन किया, कुछ उससे रिलेटेड नियम भी बताए कि किस तरह से हमारी अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। मुख्य रूप से इन्होंने पौधों में अध्ययन किया था। ठीक है, उसमें जो इनका मुख्य प्लांट था वो है मटर। ठीक है, तो मटर के पौधों पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने कुछ नियम भी बनाए थे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे 20 के बाद। ठीक है, तो उस नियम के आधार पे वो नियम जब बनाए गए तो लोगों ने इसके बारे में देखा और फिर जाके इस जेनेटिक्स पे लोगों ने विश्वास जताया कि नहीं, हाँ ये जो है ऐसा होता है और ये प्लांट में ही नहीं जंतुओं में भी ऐसा होता है और यही कारण है कि हम हमारे जो लक्षण है वो या हमारे जो नेचर है वो हमारे पेरेंट्स से थोड़ा मिलते जुलते रहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस जेनेटिक्स पे अच्छे से स्टडी की। ठीक है, और इसका ज्यादा प्रचार प्रसार किया यूँ कह सकते हैं, या इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स निकाली। ठीक है, इन्होंने क्या, जो हमारे विलियम बेटसन थे इन्होंने सिर्फ क्या किया था, सिर्फ शब्द का प्रयोग किया था जेनेटिक्स का, और जेनेटिक्स पे पूरा जो वर्ग था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो वो कौन व्यक्ति है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है इस जेनेटिक्स टर्म्स पे अच्छे से स्टडी की थी और इससे रिलेटेड कुछ नियम बनाए थे और इसीलिए इनको जो है जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है या अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि जो हमारी मेंडल थे, मेंडल ने जो है किस तरह से अपने प्रयोगों के द्वारा लोगों को बताया कि ये अनुवांशिकी भी कोई प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव जो है अपने आप में कुछ परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन का मतलब है कि उनके जो लक्षण है थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहते हैं जिससे कि उनमें सुधार होता है और लास्ट में एक नई जाति का निर्माण होता है। ठीक है, या उससे हम किसी, जैसे आप हाइब्रिड देखते हो,
हाइब्रिड में क्या होता है कि एक खराब क्वालिटी का प्लांट है या उनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं और फिर एक नया प्लांट उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंडल के प्रयोग, ठीक है? या फिर मेंडल के नियम। तो अगला जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मेंडल के नियम। हुँ। वैसे देखें अगर हम मेंडल के नियम की बात करें तो मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे, ठीक है? जो मेंडल थे, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिनमें से उनका पहला जो नियम था, जिसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है? प्रभाविता का नियम या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर हम मेंडल के नियम की बात करें तो जो मेंडल थे इन्होंने अपने जो सिद्धांत थे, ठीक है? उन्होंने कुछ प्रयोग किए, कुछ पौधों पे प्रयोग किए और उन प्रयोगों को जो है सांकेतिक ढंग से लोगों को समझाया और बताया कि किस तरह से ये प्रक्रियाएँ होती हैं और उनके सिद्धांतों को ही मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो नियम था उनका क्या था? मेंडल ने मुख्य रूप से अगर देखें तो मेंडल ने 3 नियम बनाए थे। मेंडल के नियम मेंडल के नियम मेंडल्स लॉ। तो जो मेंडल्स लॉ थे इन्होंने मुख्य रूप से 3 नियम बनाया था। जो पहला है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है? ये आपका प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा आपका पृथक्करण का नियम। तीसरा आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है? तो ये 3 नियम थे, जिसमें से अभी आप जब स्टार्टिंग में आप देखोगे तो 3 नियम, जिसमें से आपका ये जो पहला वाला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस नियम को बाद में काफ़ी लोगों ने इसकी आलोचना की कि ऐसा नहीं है। तो इसको जो है लोगों ने नहीं माना कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि शुरू में इन्होंने दिया था तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और ये दोनों जो नियम हैं, ठीक है? इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। फिलहाल जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसको रद्द कर दिया गया। आप अगर हायर क्लासेस में देखोगे सिर्फ़ 2 ही नियम आपको बताए जाएँगे मेंडल्स के, बट अगर आप 10th 12th में पढ़ते हैं तो ये आपको तीनों नियम बताए जाते हैं कि आपको तीनों लिखना ही है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहला नियम उनका क्या था, ठीक है? तो फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया था? पहला अगर हम देखें लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि अगर 2 व्यक्ति हैं, जैसे हम मान लो कहीं जाते हैं, कुछ बच्चे हैं अगर बाहर कहीं जाते हैं, मान लो किसी से आपकी फाइट हो गई, ठीक है?
तो आप देखते हो कि जो बहुत तगड़ा है एकदम बॉडी बिल्डर या खूब जिम-विम करके बॉडी शॉडी बनाया है, आप उसको लेके जाते हो जो बहुत कमज़ोर वाला होता है। तो अगर खूब बॉडी बिल्डर एक व्यक्ति खड़ा हो और एक जो है उससे दुबला-पतला उसके पास में खड़ा हो, ठीक है? तो आप ज़्यादातर किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? मोस्टली आप यही देखते हो कि जो मोटा-तगड़ा है, वो व्यक्ति आपको सामने दिखाई देता है और जो दुबला-पतला है वो छिप जाता है। या आप भीड़ में हो, कम से कम हज़ारों लोग जो है एक साइज़ के हैं, 5 फीट या 5 फीट 6 इंच के सारे व्यक्ति खड़े हैं और उसी में एक व्यक्ति ऐसा है जो 7 फीट का हो। तो आप दूर से ही देख के बता दोगे कि भई वो व्यक्ति आपकी जो निगाहें हैं सबसे पहले उस लंबे व्यक्ति पे जाएगी कि यार ये जो इतना लंबा आदमी है या लड़का है, वो कौन है? ठीक है? थोड़ा भाई देखो यार बहुत लंबा है, ऐसा आप बोलते हो। ठीक है? तो उसी तरह से इन्होंने भी बताया कि जो डोमिनेंस है, मतलब प्रभाविता का लक्षण, इसमें इन्होंने बताया कि जो जीव हैं, या मटर के पौधों में ही उन्होंने मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने बताया कि पौधों में भी कुछ लंबे तने के पौधे होते हैं और कुछ बौने तने के पौधे होते हैं। तो उनके आधार पे था कि जो लंबा व्यक्ति है या जो लंबा प्लांट है, वो बौने वाले प्लांट पे प्रभावी होता है। कहने का मतलब है कि अगर भाई एक लंबा व्यक्ति है, मान लो ये एक लंबे व्यक्ति हैं और यहाँ पे एक छोटा वाला व्यक्ति है। अगर आप सामने से देखते हो तो दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर हम पीछे से ऐसे कर दें तो क्या होता है, छिप जाता है। लेकिन ये क्या है, आप सामने से देखोगे तो सिर्फ बड़ा वाला दिखेगा, लेकिन आप अगर इसको साइड से देखोगे, चारों तरफ से देखोगे तो एक बड़ा वाला भी है और एक छोटा वाला भी है। ठीक है? उसी तरह से इन्होंने इस पे भी कहा कि अगर हम लंबे तने के पौधे को बौने तने वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं, क्रॉस मतलब संकरण कराते हैं, उनकी जब पॉलिनेशन कराते हैं, निषेचन उसमें जब करवा देते हैं, तो जब उनसे सीड बनते हैं, यानी उनकी जो F1 पीढ़ी होती है, जिसमें उनकी संतानें जो उत्पन्न होती हैं, ठीक, उसमें हम देखेंगे कि सब के सब लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो लंबे तने का गुण है, मटर के पौधों में जो लंबे तने वाला गुण है, वो बौने तने वाले पौधों के लक्षणों पे प्रभावी होता है और उनको छुपा देता है, यानी दबा देता है, उनको दिखने नहीं देता है F1 पीढ़ी में। और इसी को उन्होंने जो है प्रभाविता का नियम कहा, क्योंकि लंबे तने वाले पौधे पौने तने वाले पे प्रभावी होते हैं और इसी को उन्होंने प्रभाविता का नियम कहा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने 2 प्रकार के पौधे लिए। पहला जो था वो था हमारा टॉल, जिसको उन्होंने कैपिटल टी से दिखाया, और दूसरा था ड्वार्फ, जिसको उन्होंने स्मॉल टी से दिखाया। टॉल टॉल वाले प्लांट थे यानी कि लंबे, और ये आपका था ड्वार्फ, बौने पौधे। तो जो लंबे पौधे थे उनको उन्होंने कैपिटल टी से प्रदर्शित किया और जो बौने पौधे थे उनको स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। अब इनके बीच में क्रॉस करा दिया। तो जब क्रॉस कराया तो उन्होंने जो अपनी सिद्धांत दिए तो उसको क्या भाई इस कुछ लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने बताया कि जो पहला जो टी वाला है, कैपिटल टी, इसके एक स्मॉल टी से मिलता है। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला टी दूसरे टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। फिर इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस बिहाफ पे उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट थे 100% प्लांट टॉल बने, सब के सब टॉल थे, लंबे पौधे उत्पन्न हुए। ठीक है, ये F1 पीढ़ी थी उनकी। इसमें उन्होंने देखा कि सब के सब जितने पौधे थे वो लंबे थे और हाइब्रिड थे। हाइब्रिड लंबे थे लेकिन इनके अंदर दोनों का लक्षण उपस्थित था। अगर कैपिटल टी है तो वो लंबा होगा, स्मॉल टी है तो वो बौना होगा। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, दोनों प्रेजेंट है। इसलिए इसको उन्होंने क्या कहा कि जो टी है वो लंबे तने के पौधे को प्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी ये बौने तने वाले पौधे को। उन्होंने बताया कि भाई दोनों लक्षण एक साथ उपस्थित तो होते हैं F1 पीढ़ी में, लेकिन दिखाई कौन देता है, सिर्फ लंबे तने वाले ही पौधे दिखाई देते हैं। और इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो लंबे तने वाले पौधे हैं वो बौने तने वाले पौधे पे
प्रभावी होते हैं और उनके लक्षण को ये दिखने नहीं देते, और इसी को उन्होंने प्रभाविता का नियम कहा। ठीक है, ये था मेंडल के पहला नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम देखें सब कुछ सेम वैसा ही है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो सेग्रीगेशन है उसमें इस F1 पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए उसका उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया। भाई यहाँ पे अभी लंबे तने बौने तने वाले पौधे थे, उनके बीच में संकरण करा दिया तो देखा सबके सब लंबे पौधे प्राप्त हुए। और जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या सेग्रीगेशन जो है, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो हाइब्रिड पौधे मिले थे, ठीक है, जो लंबे हाइब्रिड वाले, यानी इसको एक और नाम भी हिंदी में है तो हम संकर पौधे बोलते हैं। संकर, किसी किसी बुक्स में आपको दोगला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो संकर और दोगले वाले जो थे, इन इस इनकी जो मतलब अब इनकी भी शादियां कराएंगे भाई, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे के बाद फिर इन दोनों की जब शादियां होती है अर्थात क्रॉस जब कराते हैं, ठीक है, जब क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं कि इसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एकदम पूरे लंबे हो जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बौने निकल जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लंबे तो है लेकिन वो संकर हैं। तो उसी को उन्होंने क्या कहा कि भाई एक एक पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आती है तो दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण छुपे हुए थे, जो लक्षण छुपे हुए थे वो दूसरी पीढ़ी में भी अपने आप को अलग कर लेते हैं, और इसी को उन्होंने पृथक्करण का नियम कहा था। ठीक है, आइए उसको देखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि किस तरह से उन्होंने उसको दिखाया था। हमारा सेकेंड देखिए, अगर हम पृथक्करण की बात करें तो पृथक्करण में सबसे पहले सेम कॉन्सेप्ट वही लॉ ऑफ डोमिनेंस का रहेगा पहला। तो पहले उन्होंने क्या किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो देखा कि जितने पौधे मिले वो सब के सब हमारे कैसे थे, टॉल थे। टॉल थे बट क्या थे, हाइब्रिड। क्या था आपका, ड्वार्फ, बौने वाले थे, और ये क्या थे आपके, टॉल थे। इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो ये क्या हुआ, सबके सब टॉल आ गए F1 पीढ़ी में। अब इन्होंने क्या किया कि इसके बीच में सेल्फ क्रॉस कराया, पृथक्करण वाले में जब देखेंगे सेल्फ क्रॉस कराया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक हमारा जो होगा मेल हो जाएगा और इसको हम फीमेल दिखा देते हैं। ठीक है, तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया प्लांट में, तो वैसे तो यहाँ पे मेल फीमेल की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई प्लांट में मेल फीमेल तो एक साथ ही रहता है। ठीक है, तो अब जो है हाइब्रिड वाले प्लांट के बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया तो देखा कि यहाँ पे जो टी वाले थे, दूसरी वाली जब पीढ़ी होती थी इसमें क्या, कैपिटल टी से मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर यही कैपिटल टी स्मॉल टी से, फिर ये आपका स्मॉल टी कैपिटल टी से, देन स्मॉल टी से मिल जाता है। इस तरह से उन्होंने देखा कि जो 25% प्लांट थे वो कैसे हो गए, सबके सब टॉल थे। बाकी 50% प्लांट टॉल थे बट हाइब्रिड थे, और 25% क्या थे, 25% ये आपके डॉर्फ थे, बौने वाले। ठीक है, और ये लंबे वाले थे। तो इसमें जो है 25% जो मिला उनको शुद्ध लंबे शुद्ध बौने मिले, और 25% क्या थे, शुद्ध लंबे मिले। लेकिन जो 50% था वो क्या था, संकर लंबे, संकर लंबे या फिर
हाइब्रिड टॉल प्लांट मिले, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो F2 पीढ़ी में जब जाते हैं ये प्लांट, भाई F1 पीढ़ी में तो सिर्फ लंबाई वाला जो लक्षण था वो प्रदर्शित होता है, लेकिन जब F3 में जाते हैं, मतलब सॉरी F1 पीढ़ी के बाद जब F2 में जाते हैं, F2 में जाते हैं तो इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, ये देखा जाता है कि जो लंबे तने वाले पौधे थे वो एकदम अलग हो जाते हैं, बौने तने वाले जो पौधे थे वो एकदम अलग हो जाते हैं, बाकी जो 50% थे वो एक साथ मिक्स रहते हैं हाइब्रिड वाले। तो ये दोनों जो अलग हो गए, यानी अभी इसमें जो बौनापन था और ये लंबापन था, F1 पीढ़ी में तो नहीं दिखा छोटा वाला पौधा, लेकिन F2 पीढ़ी में जब आके देखते हैं तो F2 पीढ़ी में जो बौने पौधे थे ये अलग हो जाते हैं, ठीक है? और जो लंबे वाले थे वो भी अलग हो जाते हैं, और इसी को उन्होंने क्या बताया, पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो ये हमारे थे मेंडल के दो नियम। तो ये आपके एग्जाम में इस तरह से आता है कि भाई उनके प्रयोग, या तो डायरेक्टली सिर्फ शॉर्ट में पूछेगा कि मेंडल के नियम क्या हैं, कितने प्रकार के थे, उनके बारे में लिखिए, ठीक है। तो आप मेन उद्देश्य लिखोगे यही कि भाई पहला वाला था कि जिसमें लंबे तने वाले पौधे बौने तने वाले पे प्रभावी होते हैं, उनको दबा देते हैं या छुपा देते हैं, और जिस कारण से लंबाई वाला पौधे का ही लक्षण सिर्फ दिखता है, बौने तने वाला पौधा लक्षण तो छिप जाता है, इसको प्रभाविता नियम कहा गया। और दूसरे वाले में जब F2 से F2 पीढ़ी में जब जाते हैं तो उनका दोनों लक्षण जो है अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसको उन्होंने पृथक्करण का नियम कहा, ठीक है। बाकी जो तीसरा आपका नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के भी नाम से जानते हैं। बाकी ये जो दोनों थे आपकी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड या एक संकरण, एक संकरण बोलते हैं इसको। एक संकरण क्रॉस, इसमें एक एक ही लक्षण लेते हैं, लेकिन जो थर्ड लॉ है जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि इसमें मेंडल ने एक ही पौधे के दो लक्षण एक साथ लिया था, इसलिए इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और उसके बाद हाँ, और इससे पहले ये भी देखिए कि जो यहाँ पे देखा गया, तो जो इनका हम जब फिनोटाइप रेशियो देखते हैं, फिनोटाइप का मतलब है जो सिर्फ बाहर से दिखाई देते हैं, तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें 25% ये और 50% ये, आप देखोगे 75% पौधे जो हैं, 75% प्लांट क्या है, लंबे हैं, और 25% क्या आपका बौना है। तो ये जो रेशियो था 75, यानी थ्री प्लांट ऐसे थे जो लंबे हैं, और 2 प्लांट ऐसे हैं क्या है 25%, यानी एक प्लांट कैसा आपका, यानी इनका जब रेशियो देखेंगे तो 3:1 का आता है। तो इसका अगर हम देखें रेशियो, देखें पहले वाले में फिनोटाइप रेशियो, तो जो फिनोटाइप रेशियो हुआ वो क्या था 3:1, लेकिन जब इसका जीनोटाइप यानी जीन के आधार पर जब हम देखते हैं तो जो इनका अनुपात था वो कैसा था, एक शुद्ध लंबा था, एक दो कैसे थे हाइब्रिड लंबे थे, और एक कैसा था यानी 25% शुद्ध लंबे, बाकी 50% हाइब्रिड हाइब्रिड लंबे थे, ठीक है। और 1% कैसा था आपका प्योर ड्वार्फ था, यानी कि शुद्ध बौना था। तो इससे जो अनुपात प्राप्त हुआ जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, और जो फिनोटाइप रेशियो था वो 3:1। फिनोटाइप का मतलब ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई दे, बाहर से ही देख के आप बता दो कि हाँ ये लंबे हैं ये बौने हैं, तो हम उसको बोलेंगे फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। या फिर वे लक्षण जो बाहर से दिखाई दे देते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फिनोटाइप लक्षण। और वे लक्षण जो डीएनए के आधार पे हम निर्धारित करते हैं, उस लक्षणों को हम बोलते हैं जीनोटाइप, या जीन के आधार पे। और उसी जीन के आधार पे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको उन्होंने जीनोटाइप रेशियो कहा, जो बाहर से देखने पे दिखाई देते थे उसको उन्होंने फिनोटाइप लक्षण कहा, ठीक है। ये थे हमारे मेंडल के दो नियम। बाकी जो आपका तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट